हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 फाइल करेंगे। अब हमारा जो पोर्टल है इनकम टैक्स का वो भी चेंज हो चुका है, तो हमें ये देखना है कि उस नए पोर्टल पे कैसे हमें इनकम टैक्स के रिटर्न भरनी है। सबसे पहले हम उसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल अपने क्रोम में लिखते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल जैसे ही आप लिखोगे आपको दिख रहा होगा, जो सबसे ऊपर आ रहा है www.incometax.gov.in। ये हमारा जो लेटेस्ट है वो वाला है, और जो ये ई फाइलिंग होम पेज है ये हमारा जो पहले पोर्टल था वो शो होगा। मैं आपको दोनों का डिफरेंस एक बार दिखा देती हूँ। हमारा जो पहले पोर्टल था वो इस तरीके से कुछ था कि ई फाइलिंग, यहाँ पे हमारा लिंक आधार, ई पे टैक्स, न्यू रजिस्टर्ड यूज़र, ये हमारा पहले का यूज़र इंटरफेस है जो हमारे पहले पोर्टल पे था। बट जो हमारा अब नया लेटेस्ट है वो इस तरीके से है, जो बहुत ही सिंपल है, जो किसी को भी खुलते ही सीधा सीधा समझ आ रहा है कि ये हमारा लॉगिन है। अगर हमें कोई नया रजिस्टर कराना है, हम कोई नए टैक्स पेयर हैं, हमें अपने इसमें रजिस्टर कराना है, तो हम यहाँ रजिस्टर में चले जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से डिटेल भी दे देती हूँ। जैसे अब यहाँ पे आप लोगों को होम दिख रहा है, होम पे हम हैं इस वक्त। फिर दिख रहा है इंडिविजुअल और एचयूएफ का ऑप्शन, जिसमें हमें आगे दिख रहा है सैलरीड एम्प्लॉय। जैसे अगर हम कोई इंडिविजुअल है जो सैलरीड एम्प्लॉय है, उसकी बारे में कुछ पढ़ना चाहे, गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न की कैसे हमें टैक्स फाइल करनी है, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, तो वो हमें सारा इस तरीके से गाइडेंस देंगे कि ITR 1 यूज़र मैनुअल कैसे भरी जाएगी, हम हाथ से भर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यहाँ कुछ जो लोगों ने पूछे होंगे वो बताएंगे कि कैसे कैसे उन क्वेश्चंस के आंसर होंगे, ताकि जिससे हमें थोड़ी गाइडेंस मिल सके। ITR 2, ITR 3 यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी सी गाइडेंस दी गई है, ताकि जो नया बंदा है उसे समझ आए, उस पर्सन को, कि कैसे हमें ITR फाइल करनी है। फिर इसमें हमें सेकंड में दिख रहा है रिटर्न और फॉर्म एप्लीकेबल टू मी, कि हम पे कौन सा रिटर्न और फॉर्म एप्लीकेबल होगा। जैसे हम यहाँ सैलरीड पर्सन की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है रिटर्न एंड फॉर्म एप्लीकेबल फॉर सैलरीड इंडिविजुअल फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए कौन सा रिटर्न एप्लीकेबल होगा। ITR 1 सहज एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल के लिए। ये किस किस के लिए है? ये है जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक है। इंडिविजुअल जिसकी इनकम, टोटल इनकम 50 लाख तक है, उस पे सैलरी पर्सन होना चाहिए, या जिसकी वन हाउस प्रॉपर्टी है। अदर सोर्स की कोई इनकम है, इंटरेस्ट हो गया, फैमिली पेंशन हो गया, डिविडेंड हो गया, या एग्रीकल्चर इनकम किसी की 5000 है, तो उसके ऊपर भी ITR 1 हमारी एप्लीकेबल होगी। फिर वो हमें बता रहा है ITR 2 जो इंडिविजुअल HUF के लिए, ये रिटर्न इंडिविजुअल और HUF के लिए है ITR 2, जिनका कोई PGBP का बिजनेस नहीं है, बट जो एलिजिबल नहीं है ITR 1 के लिए। अब कौन एलिजिबल नहीं होगा? जिसकी 50 लाख से ज़्यादा इनकम होगी, या एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा होगी, तो वो कौन सी इनकम, कौन सी रिटर्न फाइल करेंगे? ITR 2। देन हमारे पास नेक्स्ट आती है ITR 3, जो कि इंडिविजुअल HUF के लिए ही है। ये किसके लिए? जिनका PGBP का बिजनेस होगा, जो बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस का कोई प्रोफेशन चला रहे हैं, कोई बिजनेस है उनका, वो फाइल करेंगे ITR 3। हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फाइलिंग ITR 1, 2 और 4, जो 1, 2 और 4 के लिए नहीं एलिजिबल होगा, वो ITR 3 के लिए एलिजिबल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है ITR 4। ITR 4 जो सुगम है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल HUF फर्म अदर देन LLP के अलावा। इसमें क्या कह रहा है कि दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल और HUF हु इज रेजिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट। जो रेजिडेंट है अदर देन नॉट ऑर्डनरी, ये आपको पता होगा, ऑर्डनरी रेजिडेंट होता है, नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट। वो कह रहा है अदर देन नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट हो, विच इज अ रेजिडेंट हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ अप टू 50 लाख तक की जिसकी इनकम है, एंड हैविंग जिसका PGBP का बिजनेस भी है, और सैलरीड पर्सन है, वन हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स है, एग्रीकल्चर है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन भी है, तो वो ITR 4 के लिए एप्लीकेबल
माना जाएगा, एलिजिबल होगा ITR 4 के लिए। तो यहाँ पे इस साइट पे कहीं ना कहीं हम लोगों को, जो न्यू यूज़र्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत इजी है पता करना कि वो किसके कौन सी रिटर्न उनके लिए एप्लीकेबल होगी, कैसे भरना है, हर चीज़ यहाँ पे इजीली सबको समझाई गई है। फिर आता है टैक्स स्लैब भी दिया गया है कि 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% है। तो ये सब कुछ दिया गया है ताकि इजीली समझ आ जाए। फिर उसने नया टैक्स रिजाइम भी दिया है। आप लोगों को पता ही होगा हमारे इस बार से न्यू टैक्स रिजाइम हम पे एप्लीकेबल हुआ। मतलब जो लोग न्यू टैक्स रिजाइम में आना चाहते हैं वो न्यू टैक्स रिजाइम को फॉलो कर सकते हैं, और जो पुराने में रहना चाहते हैं वो पुराने को फॉलो कर सकते हैं। बस दोनों में फ़र्क क्या है, जो न्यू टैक्स रिजाइम को फॉलो करेगा उसको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, जो भी न्यू टैक्स रिजाइम को फॉलो करेगा। फिर आगे उसने हमारे को सारी डिडक्शंस दी हैं 80C से ये 80U तक की, कौन सी हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो सब कुछ यहाँ पे समझाई गई है कि कौन कौन सी हम डिडक्शंस वगैरह क्लेम कर सकते हैं। जिसको नहीं पता वो यहाँ पे देख सकता है। फिर अगर कोई हमें अपनी प्रोफाइल की डिटेल अपडेट करनी है, अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, आधार कार्ड है, जो अभी तक हमारा अपडेट नहीं हुआ, वो हम अपने प्रोफाइल की डिटेल भी अपडेट कर सकते हैं। असिस्टेड फाइलिंग कैसे फ़ाइल करना है, अगर उसको कोई हमने फ़ाइल की हुई है डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये था सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर इसी तरीके से बिजनेस प्रोफेशन के लिए सब कुछ समझाया गया है। सीनियर और सुपर सीनियर सिटीज़न का सब कुछ समझाया गया है। कोई नॉन रेजिडेंट है पर्सन, उसके लिए भी सारी इसी तरीके से डिटेल दी गई है, और HUF के लिए दी गई है। आज की जो हम रिटर्न भरेंगे, वो जो सीखेंगे हम, वो सीखेंगे सैलरीड एम्प्लॉय की। इसीलिए मैंने आप लोगों को सैलरीड एम्प्लॉय का हर चीज़ ओपन करके दिखा दी है कि कैसे कैसे क्या करना है। फिर कंपनी का भी दिया गया है। डोमेस्टिक कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी कैसे कर सकती है, फॉरेन कंपनी है तो उसके लिए क्या डिडक्शन होगी, वो सब कुछ समझाया गया है। नॉन कंपनी, अब कंपनी के अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ट्रस्ट है, उन लोगों के ऊपर कौन सी रिटर्न एप्लीकेबल होगी, क्या टैक्स स्लैब होगा, फर्म LLP के लिए क्या होगा, लोकल अथॉरिटी के लिए क्या होगा, वो सब कुछ समझाया गया है। कोई टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है, कोई सर्विस अवेलेबल कोई देनी है, एक्सटर्नल एजेंसी इसी तरीके से, या कोई टैक्स डिडक्टर है या टैक्स कलेक्टर है, तो वो अपने आप को यहाँ रजिस्टर करा सकते हैं। फिर कुछ डाउनलोड करना है या हेल्प करनी है, हेल्प मतलब हेल्प, कोई कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हेल्प में जाके आप यहाँ पे हेल्प में जाके अपना कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं। फिर अब मैं आप लोगों को रिटर्न फाइल करना सिखाती हूँ। उसके लिए यहाँ आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, लॉगिन का और रजिस्टर का। जो न्यू यूज़र होगा, जो इसी साल से रिटर्न पहली बार भर रहा है, उसको रजिस्टर में जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा अपना E-फाइलिंग के पोर्टल पे इसमें ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम अपने रिटर्न भर सकते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है एंटर यूर यूज़र ID, पैन या आधार या कुछ भी है, तो हमारी जो यूज़र ID है वो हम अपने पैन कार्ड से डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देती हूँ, अब कंटिन्यू करते हैं। अब वो कह रहा है प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज और पासवर्ड। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा लॉगिन करते हुए। अब यूज़र ID और पासवर्ड डाल दिया है, कंटिन्यू करते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वहाँ फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन था, तो फॉरगॉट पासवर्ड करके आप नया पासवर्ड फाइंड आउट कर सकते थे। अब हमारे पास आ गया है कि वेलकम टू E-फाइलिंग पोर्टल पे हम आ गए हैं, जहाँ पे ये हमें दिखा रहा है कि प्रोफाइल स्टेटस अभी 75% कंप्लीट है। इसको हमें वैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, जो अगर हमारा प्रोफाइल स्टेटस है। फिर यहाँ पे हमें कह रहा है यू कैन अवेल फॉलोइंग सर्विस, फाइल रिटर्न, फाइल फॉर्म, E-वेरीफाई कर सकते हैं, या अदर सर्विसेज हम ले सकते हैं। यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल में हमें दिखा रहा है, अगर हम अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अपडेट प्रोफाइल का। आप यहाँ पे एंटर करोगे, क्लिक करोगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही मैंने अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक किया
ये मुझे इसने शो कर दिया सारी इन्फॉर्मेशन, इसने मुझे दिखा दिया मेरा प्रोफाइल में मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी मैं अगर एडिट करना चाहती हूँ एडिट के ऑप्शन पे जाऊँगी, जो चीज़ मुझे ठीक करनी है या जो मैंने अभी तक मेंशन नहीं करी वो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल दूँगी। अब हमें प्रोफाइल नहीं अभी अपडेट करनी, हम आगे अपना मैंने डैशबोर्ड पे गई। अब मैं आगे का, अब मुझसे पूछ रहा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। हमें अपनी असेसमेंट ईयर 21-22 की फ़ाइल रिटर्न करनी है। तो फाइल नाउ पे जाती हूँ मैं, फाइल नाउ पे क्लिक किया। अब वो सिलेक्ट पूछ रहा है असेसमेंट ईयर, हमें पता है असेसमेंट ईयर हमारा 2021-22 है। सिलेक्ट फाइलिंग टाइप, ये हमें ये नहीं करना कुछ भी। सिलेक्ट फाइलिंग टाइप का हो जाएगा कि जैसे रीअसेसमेंट करवा रहे हैं हम, तो वो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऑडिटेड सैलरीड पर्सन है तो ऑडिट का भी मतलब नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। हमने बस असेसमेंट ईयर को चूज़ करना है। देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू किया, वो कह रहा है कि सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन भरनी है या ऑफलाइन। जैसे मुझे ऑनलाइन फाइल करनी है, मैं प्रोसीड करती हूँ। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर कोई हमारा ड्राफ्ट, जैसे अगर पहले हमने कोई फाइल कर रखी होगी, भर रखी होगी रिटर्न, तो उसका ड्राफ्ट पड़ा होगा, तो मैं अगर रिज्यूम फाइलिंग करूँगी वो सारी डिटेल खुल जाएगी, मैं आगे से कंटिन्यू कर सकती हूँ। बट हमें यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है। मतलब यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे हैं, रिज्यूम फाइलिंग, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। जैसे मैंने ये पहले भी ओपन करा था, मैं भरने लगी थी रिटर्न, बट मैंने बीच में छोड़ दी थी, इस वजह से रिज्यूम फाइलिंग करूँगी तो जहाँ छोड़ी थी वहीं से ओपन होगी और मैं पूरी डिटेल भर आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। बट मुझे अब आप लोगों को सिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर लेती हूँ। तो न्यू फाइल जैसे ही स्टार्ट करती हूँ, वो पूछ रहा है इंडिविजुअल हो, HUF हो या अदर हो। तो हम इंडिविजुअल की कैटेगरी में हैं, हमने इंडिविजुअल पे करा और कंटिन्यू कर दिया। वो पूछ रहा है ITR फॉर्म, हमने अभी देख लिया ITR 1, ITR 2, ITR 4 किसके लिए है। हम ITR 1 हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगी, तो प्रोसीड विद ITR 1 प्रोसीड करते हैं हम ITR 1 के साथ। अब आगे, अब ये कह रहा है कि वैलिडेट पहले ITR 1 योर रिटर्न, मतलब पहले जो प्री फाइल्ड, अब क्या है हमारी रिटर्न प्री फाइल्ड होगी, पहले से ही फाइल्ड होगी अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्म 16 के हिसाब से। जैसा फॉर्म 16 हमें मिला होगा अपने एम्प्लॉयर से, उसी वही सारी इन्फॉर्मेशन हमारी प्री फिल होगी हमारी रिटर्न में। हमें पहले उसे वैलिडेट करना है, कंफर्म करना है, देन वेरीफाई सबमिट कर देंगे हम अपनी रिटर्न। तो हम लेट गेट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। भाई किस वजह से भर रहे हैं, या तो हमारी टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जैसे 2.5 लाख की लिमिट है उससे ज़्यादा है, या वो कह रहा है कि फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन ऑफ द मोर बिलो मेंशन कंडीशन। जैसे वो कह रहे हैं कि डिपॉजिट हुए हमारे अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा, कोई एक्सपेंडिचर हमने करा फॉरेन कंट्री में कि टूर पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा, और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया 1 लाख से ज़्यादा, तो हम ऑप्शन ये चूज़ करेंगे अगर हमारी एग्जम्पशन लिमिट कम है, जैसे 2.5 लाख से कम है हमारी इनकम और हमने इनमें से एक कुछ भी किया हमारे अकाउंट में, या तो 1 करोड़ से ज़्यादा आया, मैंने फ़ॉरेन टूर पे 2 लाख से ज़्यादा खर्च कर दिया, या मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा भरा गया, तो मुझे ये वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो अदर्स में। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि अगर हम 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, या मैं 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन कंट्री के टूर पे खर्च कर सकती हूँ, या इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा भर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है उससे कम हमारी सैलरी हो। तो इसलिए वो रिटर्न फाइल करवाते हैं। हमारे यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं और देन हम कंटिन्यू करते हैं। अब वो लोड हो रहा है, ये लोड हो गया। अब ये कह रहा है वी हैव प्रीफिल्ड, उसने हमारी रिटर्न प्रीफिल की हुई है, तो हमें इसको कंफर्म करना है जो भी होगा। सबसे पहले हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, फिर वो ग्रोस टोटल इनकम, फिर टोटल डिडक्शन, कितना टैक्स बनता है और टोटल टैक्स लायबिलिटी, टैक्स कितना पे किया और कितना टैक्स बनता है। सबसे पहले हम
जो हमारी रिटर्न समरी है 1 बाय 1 सबके ऊपर जा सकता है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, देन ग्रोस टोटल इनकम अभी नहीं खुला, क्योंकि जब पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे, उसी के बाद हम ग्रोस टोटल इनकम पे जा सकते हैं। तो मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाती हूँ। जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोड हो रही है। अब ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोड हो गई। यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ, नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार, कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, पीएसयू में है, पेंशनर हैं या अदर है। तो मैं अदर्स का ऑप्शन ले लेती हूँ। प्राइवेट में अगर हम करते हैं तो हम अदर्स में आ जाएंगे। अब फाइलिंग सेक्शन हमारा 139 सबसेक्शन 1 है, क्योंकि हम बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं। फाइल्ड इन रिस्पॉन्स, अगर कोई नोटिस के रिस्पॉन्स में भर रहे होंगे तो हम उस पर क्लिक कर लेंगे। अब वो कह रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू टैक्स रिजाइम भी आया है, तो क्या उसको फॉलो कर रहे हो, येस या नो। हम नहीं फॉलो कर रहे। बस न्यू टैक्स रिजाइम में ये है कि हमारा जो स्लैब टैक्स रेट है वो कम हो गया है, बट हमें यहाँ डिडक्शंस नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसको ऑप्ट नहीं कर रहे। अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप उसको येस कर सकते हैं। बैंक डिटेल, हमें यहाँ पे बैंक डिटेल भी एक बार वैलिडेट करनी पड़ेगी कि हमारा जो बैंक है वो सही है या नंबर सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई रिफ़ंड बनेगा तभी हमारा उसमें रिफ़ंड आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया। पहले ये इस तरीके से था, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया कि मेरा अकाउंट नंबर ठीक है, मैंने सिलेक्ट इसको कर लिया। अगर कोई आपका अनदर अकाउंट है तो यहाँ पे ऐड अनदर में जाके आप उस बैंक को भी कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट कंफर्म कर देते हैं। ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी कंफर्म हो गई। अब आप देख सकते हैं कि इसके आगे हमारा कंफर्म्ड आ गया लिखा हुआ। देन अब मुझे ग्रोस टोटल इनकम को करना है, तो मैंने ग्रोस टोटल इनकम पे गई। ग्रोस टोटल इनकम में वो मुझसे सारी सैलरी की एग्जम्पशन पूछ रहा है कि क्या आप एलिजिबल हो क्लेम करने के लिए। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, एलटीसी क्लेम करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो येस कर लीजिए, मेरे को कुछ क्लेम नहीं करना, मैंने नो कर दिया। कोई आपको स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस क्लेम करना है, एलिजिबल हो, मैं इसको भी नो कर देती हूँ। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन एचआरए, कोई अगर आपको एचआरए की क्लेम करना है तो आप एचआरए को येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नो कर देना। तो मैं इसको यहाँ पे एचआरए के लिए नो कर देती हूँ। आर यू एलिजिबल टू एलटीए, कोई लीव ट्रेवल अलाउंस है, नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन, कोई सैलरी इनकम की कोई और एग्जम्पशन लेनी है तो आप उसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं कोई क्लेम करनी तो आप उसको नो कर देना। जैसे अब मुझे यहाँ पे एक अगर कोई क्लेम करनी है तो मैं जैसे आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ येस किया तो वो हमारे से पूछ रहा है एग्जम्पशन टाइप, कौन सी एग्जम्पशन लेनी है। हाई कमीशन है, कोई अलाउंस और प्रेस्क्रिप्ट है, कम्यूटेड पेंशन की है, कंपनसेशन लिमिट, डेथ कम ग्रेचुटी की है, कौन सी है। अगर आपकी कोई है तो आप उसे सेलेक्ट कर लो, अपनी अमाउंट यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको नो कर देना। यहाँ मैं जैसे नो कर देती हूँ और कंटिन्यू करती हूँ। अब ये मुझसे आगे मेरी सारी इनकम पूछेगा। अब वो पूछ रहा है ग्रोस सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, आपकी कितनी ग्रोस सैलरी है। ये मैं इसको एडिट करती हूँ क्योंकि ये ज़ीरो शो हो रही है, बट मेरी सैलरी कुछ और है। यहाँ पे ये प्रीफिल नहीं हुई तो मुझे खुद ही अपने आप भरनी पड़ेगी। सैलरी एज़ पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बनती है आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे अब एचआरए भी क्लेम करना है। जैसे अब मैं फॉर्म 16 देख रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है मैं यहाँ पे एचआरए क्लेम करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ कैंसिल करती हूँ इसको। पहले एचआरए वाला ऑप्शन येस करना पड़ेगा उसके लिए मुझे। अब मैंने पहले कैंसिल कर दिया है इसको। अब यहाँ पे ये मुझे बैक टू समरी में जाती हूँ। मैं बैक टू समरी में गई तो
इसने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म दिखा दी। अब मुझे ये ग्रोस टोटल इनकम को चेंज करना है। ये मैं यहाँ पे गई तो ये मेरे से यहाँ पे HRA का पूछ रहा था, उस ऑप्शन को मैं येस कर देती हूँ, आर यू एलिजिबल, तो मैंने इसको येस कर दिया। तो वो आगे मुझसे पूछ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड द अमाउंट टू बी क्लेम, जितनी आपको एग्जाम्पशन के लिए अमाउंट क्लेम करनी है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे मेरी अमाउंट है 63092, तो मैंने अपनी अमाउंट यहाँ पे फिल कर दी। देन अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैंने कंटिन्यू किया तो अब ये मुझे उसी पेज पे ले आया जहाँ पे मुझे अपनी सैलरी फिल करनी है। इसको मैं एडिट करती हूँ, सैलरी डाल देती हूँ, मेरी कितनी सैलरी है, सैलरी एज़ पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के हिसाब से कितनी सैलरी बनती है वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। फिर वो पूछ रहा है कोई परक्यूज सेट की कुछ परक्यूज सेट मिल रहा है, कोई प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी है तो वो भी डाल सकते हैं। फिर एग्जाम्प्ट अलाउंस हमने क्लेम कर ही लिया, HRA अपना 63092 का। फिर अब हमारे पास ये दिखा रहा है, आपको हमें दिख रही होगी, नेट सैलरी शो हो रही है 617869, ये हमारी उसको माइनस करके आ गया। फिर हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है 50,000, ये हर किसी को मिलती है 50,000 की। फिर आगे अगर कोई और आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस है तो वो आप वहाँ पे फिल कर सकते थे। अगर आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स बनता है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो आप वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। जैसे अब मेरा यहाँ पे टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल टैक्स बनता है, मैं वो यहाँ पे फिल कर देती हूँ अमाउंट, मैंने उसको भी फिल कर दिया। देन मैं इसको सेव कर देती हूँ। ये मेरी सैलरी की सारी डिटेल डल गई कि मेरी सैलरी की क्या क्या डिटेल है। अब वो मुझसे आगे की पूछेगा कि कोई हाउस प्रॉपर्टी की, कोई अदर सोर्स की अगर आप लोगों की है तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे इसके बाद वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है, तो अगर है तो आप उसको एडिट या ऐड करके कर सकते हैं। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है, अगर अदर सोर्स की इनकम है तो आप यहाँ पे उसको एडिट करके डाल सकते हैं ऐड डिटेल में। अब मेरी कोई ऐसी इनकम नहीं है तो मैं इसको कंफर्म कर देती हूँ। ये मेरी कंफर्म हो गया। मैंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म कर दी, ग्रोस टोटल इनकम कंफर्म कर दी। देन अब वो मुझसे पूछ रहा है टोटल डिडक्शन, आप लोगों की भाई कौन कौन सी डिडक्शन बनती है। तो अब मैं टोटल डिडक्शन वाले इसको खोल लेती हूँ। टोटल डिडक्शन में वो सारे डिडक्शंस दिखाएगा 80C से लेके 80U तक। तो अब वो सबसे पहले पूछ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, कोई डोनेशन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई साइंटिफिक रिसर्च की अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है तो इसको यस कर सकते हैं। वो कह रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम 80GG में कोई डिडक्शन क्लेम कर रही है नहीं है, ये भी डोनेशन से रिलेटेड है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80C में आपको कोई करनी है, यस, लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी 80C में आपको क्लेम करनी है। मैं आपको एक बार ये भी बता देती हूँ, 80C में हम मैक्सिमम 1,50,000 तक की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मेरी जितनी डिडक्शन बनती है मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देती हूँ। फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80CC-D में कोई पेंशन स्कीम की है तो वो आप डाल सकते हैं। फिर वो मेरे से पूछ रहा है 80D में आपकी कोई डिडक्शन है पेंशन स्कीम से रिलेटेड तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरी यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की है तो मैं इसको यस कर देती हूँ। फिर वो मुझसे यहाँ पे अमाउंट पूछेगा कि कितनी अमाउंट है। शेड्यूल 80D इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, यहाँ मैंने इसको यस कर दिया है। फिर आगे पूछ रहा कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, नो। फिर आगे पूछा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, अगर आपकी इसके अलावा भी कोई और डिडक्शन है तो आप उसको यस कर सकते हैं, बट मेरी यहाँ पे नहीं है। मैं आपको फिर भी शो कर देती हूँ, सॉरी, ये आपको पूछेगा कि आपकी 80CC में CCD में सारी अलग से पूछेगा अगर आप यस करते हैं, बट मेरी नहीं है। मैं इसको यहाँ पे नो कर लेती हूँ। देन मैं कंटिन्यू करती हूँ। जैसे ही अब मैंने कंटिन्यू किया तो आप लोग देख सकते हैं मुझे स्क्रीन पे मेरी दिख रही है जो मैंने 80C में भरी थी वो अमाउंट यहाँ पे शो रही है। 80D की अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एज पर
इसको 16 जो हमारी फॉर्म 16 है उस हिसाब से डालना है। मैं इसको एडिट कर देती हूँ, यहाँ पे 0 आ रहा है बट मेरी फॉर्म 16 के हिसाब से मेरी यहाँ पे डिडक्शन है, तो वो अमाउंट मैं यहाँ पे फिल कर दूँगी। ना यहाँ पे है कि सेल्फ या फैमिली के लिए है, वेदर यू आर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज़ अ सीनियर सिटीज़न, नो। तो अब हमें यहाँ पे डालना है कि कितना आपका सेल्फ और फैमिली के लिए भाई कितना क्लेम कर रहे हैं, वो अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैंने फिल कर दी, मेरी अमाउंट कितनी है 80D की। जो ये हेल्थ इंश्योरेंस है ये हमारा पेरेंट्स का है, तो मैं सेल्फ और फैमिली में नहीं डाल के इसको पेरेंट्स वाले उसमें डाल देती हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस में अमाउंट अगर खुद का होगा इंश्योरेंस तो वो ऊपर डाल देंगे, ये पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स का डाल देते हैं। देन इसे सेव कर देते हैं। ये हमने सेव कर दी। अब हमारे पास हमारे पेज पे हमें 80C की डिडक्शन दिख रही है, 80D की डिडक्शन दिख रही है। हमें टोटल डिडक्शन दिख गई हमारी कितनी बनती है। अब ये हमें यहाँ पे कुछ वार्निंग दे रहा है, सी डिटेल्स देख लेते हैं हम कि हमने जो डिडक्शन क्लेम की है वो हमारी है हमारे फॉर्म 16 के हिसाब से हमारी इंश्योरेंस की, और हमारी वो कह रहा है वार्निंग टोटल ऑफ चैप्टर 6A डिडक्शन एंटर्ड इज मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, प्लीज़ री वेरीफाई। हमने वेरीफाई कर लिया है, ये हमारे एम्प्लॉयर के हिसाब से मैंने अपना फॉर्म 16 देख लिया है, मेरे फॉर्म 16 में यही हमें शो हो रहा है, तो हम इसे कंफर्म कर देते हैं। जैसे ही अब मैंने इसको कंफर्म किया तो मेरा टोटल डिडक्शंस का भी हो गया। अब टैक्स पेड देख लेते हैं कितना टैक्स पे किया है। मेरा कोई टैक्स नहीं बना था इसलिए मैंने कोई टैक्स नहीं पे किया हुआ, ना कोई एडवांस टैक्स है, तो इसको TDS कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसे कंफर्म रहने देते हैं। मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अगर आपका कोई टैक्स बनता है या टैक्स पे किया है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का, मैं इसके ऊपर जाती हूँ, टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। देन टोटल टैक्स लायबिलिटी में ये हमें शो कर रहा है कि हमारी GTI कितनी है, जिसमें से कितनी डिडक्शन हुई, टोटल इनकम, फिर देन दिखा रहा है वो हमारा टैक्स पेबल कितना बनता है 7752, बट वो हमें 87A की रिबेट मिल चुकी है, तो मेरा यहाँ पे टैक्स 0 बन रहा है, आप देख सकते हो। टोटल इंटरेस्ट टैक्स फ्री ये सब कुछ हमारा 0 है, तो मैं इसे कंफर्म कर देती हूँ। मैंने इसे भी कंफर्म कर दिया, तो हमारे सारे स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, GTI, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल सब कुछ कंफर्म हो चुका है। अगर आपको चेक करना है फिर से चेक कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड कर सकते हैं। मैं प्रोसीड करती हूँ। मैंने प्रोसीड कर दिया। वो कह रहा है कंफर्म योर रिटर्न वैलिडेट हो गया है, ये सब कुछ वो हमें पूरी समरी प्रीव्यू, अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू रिटर्न करें, आपको आपकी पूरी रिटर्न प्रीव्यू हो जाएगी। नाम, सन, डॉटर, आपके पापा का नाम, खुद अगर दिस रिटर्न इज़ इन माय कैपेसिटी खुद भर रहे हो तो सेल्फ आ जाएगा, नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। आपका पैन आ गया, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का आ गया। ये हमारा हमने देख लिया। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैं कंफर्म करती हूँ कि मैं हूँ ये पर्सन, तो प्रोसीड। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने कंफर्म कर ली है इसको। देन आप देख सकते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यहाँ पे आपको प्रीव्यू हो जाएगी आपकी पूरी ITR 1, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। आपकी GTI कितनी है, आपकी
कितनी डिडक्शन क्लेम की है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपकी, जो भी आपने डिडक्शंस ली हैं, कितना टैक्स बना है, टैक्स पेबल, आपका अकाउंट नंबर, आपको यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। अगर आप इसका डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट निकालना चाहते हैं आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। मैंने इसको डाउनलोड अपना कर लिया है। अब आप इसके बिल्कुल पेज के लास्ट में जाएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देते हैं हम। अब ये आपसे पूछ रहा है वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे नेक्स्ट हम जाते हैं, वेरिफिकेशन पे। अब वो पूछ रहा है ई वेरीफाई नाउ या ई वेरीफाई लेटर या वेरीफाई विया ITR 5। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रिकमेंडेड ऑप्शन है ई वेरीफाई नाउ। हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब वो पूछ रहा है कैसे इसको कंफर्म करेंगे, आप ई वेरीफाई करेंगे कि हाउ डू यू वांट, आई वुड लाइक, भैया आप ही की रिटर्न है। सबसे इसका जो सही मेथड रिकमेंडेड है वो यही है कि आप अपने मोबाइल नंबर पे इससे OTP मंगवा सकते हैं। तो मैंने इसी ऑप्शन को कर लिया, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर। देन मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आधार की डिटेल्स, आई एग्री, जनरेट आधार OTP आप लोग के पास यहाँ आ जाएगा। मैं एक बार OTP देख लेती हूँ। OTP आ गया। मैं इसमें OTP फाइल कर देती हूँ। OTP डलते ही ये वैलिडेट का ऑप्शन आ गया। मैं इस पर क्लिक करती हूँ वैलिडेट पे। अभी ये वैलिडेट हो रही है, ये वैलिडेट हो गई हमारी। देन हम इसको सबमिट कर देंगे। अब वो कह रहा है कि अगर आपने एक बार सबमिट कर दी तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमें मॉडिफाई नहीं करनी, तो मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। देन हमारी रिटर्न हो गई फाइल। अब गो टू डैशबोर्ड, अब वापस डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें कैसे रिटर्न फाइल करनी है।